हरियाणा के हिसार से करते हैं, जहां पर कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि वक्फ के पास लाखों हेक्टेयर जमीन है और इस प्रॉपर्टी से गरीबों का, बेसहारा बच्चों और महिलाओं का भला होना चाहिए था। आज ईमानदारी से उसका इस्तेमाल हुआ होता तो मुस्लिम युवाओं को पंचर बनाकर गुजारा नहीं करना पड़ता। तो वक्फ कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान और साथ ही कांग्रेस पर सीधा निशाना भी। लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर के जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। वक्फ कानून पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया। तो वहीं राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुधवाली ने भी वक्फ कानून को लेकर सरकार को घेरा है। सरकार से कई सवाल पूछे हैं। मुसलमानों के भले के लिए एक मुसलमान बता दो कि वो ये कह रहा हो कि मैंने मांग की थी, वही किसान कानून की बात है। एक किसान ने नहीं कहा था कि हमारे लिए 3 काले कानून लाओ और ले आए। वो की वो बात है कि आज किसी मुसलमान ने किसी लोकसभा में, किसी विधानसभा में, किसी विधान परिषद में, कहीं भी चुने हुए जनप्रतिनिधि ने या किसी सामाजिक संगठन ने कभी भी नहीं कहा कि हमारे लिए ये कानून लेकर के आओ। लेकिन उनको आरएसएस का एजेंडा पूरा करना है। आरएसएस को खुश करने के लिए जो इस तरीके की बातें जिससे हिंदू मुस्लिम होता रहे और उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे, तो वो चीजें करने के लिए ये लोग बात नहीं कर रहे। जुमलों की सरकार ने एक बार फिर जले में नमक छिड़कने का कार्य किया है। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि हम अकलियत की गरीबी को सुधारना चाहते हैं। तो मैं तो इतना पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप इतना बता दें कि वक्फ की जमीन बेच के कोई इंसान अपना घर बेच के अपना भविष्य सुधारना चाहता है क्या? क्या सरकार केवल अकलियत के लोगों की मौलाना अबुल कलाम आजाद फाउंडेशन के द्वारा आपने जो स्कॉलरशिप बंद कर दी, राजीव गांधी जो माइनॉरिटीज के बच्चों को जो मिल रही थी वो बंद कर दी, आपने मदरसे बोर्डों में जो मिलने वाली स्कॉलरशिप थी और जो फैसिलिटीज थी उसको बंद कर दी, मिड डे मील आपने जो बंद कर दी। केवल अकलियत आप हिंदुस्तान में, मोदी जी ये बता दें, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आप व आपकी सरकार ने किसी भी अकलियत के इदारे को अगर 1 रुपया भी बजट में अगर दिया है, आज वक्फ की जमीनों को खत्म करने के लिए जो पहले 7% मिलता, 7% में से हम 1% भारत सरकार को देते थे, 1 और 5%, 6% हम रखते थे। अब आपने 5% कर दिया। 5 रुपयों में से भी 1 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और 4 रुपये वक्फ बोर्ड को बचेगा। अगर वक्फ का डेवलपमेंट और हिंदुस्तान की अकलियत को भला चाहते तो आप इसमें 50% करते। झुंझुनू के खेतड़ी में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक पुलिस चोरी के मामले में युवक को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई थी, लेकिन देर रात उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए रिपोर्ट। पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत। चोरी के मामले में पुलिस कर रही थी पूछताछ। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। रात को करीब 10:30 बजे पप्पू मीणा की अचानक हवालात में तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे पुलिस खेतड़ी के राजकीय उप जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर आधे घंटे तक चिकित्सकों ने उसका इलाज किया, मगर तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उसे झुंझुनू के लिए रेफर किया गया। झुंझुनू के राजकीय बीडीके अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झुंझुनू के खेतड़ी थाने में पुलिस हिरासत में पप्पू राम मीणा नाम के युवक की संदिग्ध मौत सवालों के घेरे में है। हालांकि पुलिस आरोपी से किसी भी तरह की मारपीट से इनकार कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस चोरी के मामले में पूछताछ के लिए पप्पू राम मीणा को थाने लाई थी, लेकिन रात के वक्त अचानक उसकी तबीयत खराब हुई। उसे अस्पताल ले जाया गया। मेरे भाई पप्पू को पकड़ के लेकर आए। हम 2 बार 2 पिकअप लाए। हम यहाँ मिलने के लिए आए, 2 बार हमें मिलने में नहीं दिया। वकील साहब भी आए, हम 2 बार वकील भी लेके आए। बोलते कि मैसेज, हमारे वकील लेके आए, मैसेज आएगा, थानेदार बोल रहा है मैसेज आते ही आपको हम बुला लेंगे। सीपुर के रहने वाले पप्पू राम के खिलाफ पहले भी चोरी समेत 2 मामले दर्ज हैं। खेतड़ी थाने में एक शख्स ने अपने मकान और दुकान में
ग्वार के चोरी होने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में कुछ दिन पहले पुलिस ने दीपक मीणा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी दीपक ने पूछताछ में इस वारदात में शामिल 5 लोगों के नाम बताए, जिनमें सीपुर गांव के पप्पू मीणा का नाम भी शामिल था, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। जो जानकारी मिली है कि श्योपुर निवासी मीणा जी नाम है, पप्पू मीणा जी हैं, जो कोई एक चोरी का मुकदमा खेतड़ी थाने पे था और उसके अनुसंधान अधिकारी स्वयं थानाधिकारी खेतड़ी थे। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, आज पूछताछ के लिए लाए थे और अभी जब यहाँ रेफर होकर के वो खेतड़ी से लाया गया उनको, तो बीडी के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित किया गया। रात के वक्त तबीयत खराब होने पर आरोपी को खेतड़ी के राजकीय उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे झुंझुनू रेफर कर दिया। जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खेतड़ी थाना इलाके के करमाड़ी गांव में गत दिनों एक मकान और दुकान में करीब 220 कट्टे गंवार के चोरी हुए थे। इस मामले में खेतड़ी पुलिस ने दीपक मीणा को हिरासत में लिया था। दीपक मीणा ने पूछताछ में पप्पू मीणा सहित 4-5 अन्य लोगों के इस वारदात में शामिल होने की जानकारी पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कल इसे हिरासत में लिया था। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। खेतड़ी थाने में युवक की मौत का मामला सामने आया है। पूरा थाना लाइन हाजिर किया गया है। एसपी शरद चौधरी ने लाइन हाजिर किया है। करीब 3 दर्जन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। निजामपुर मोड़ चौकी के भी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। चौकी में तैनात 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए हैं। चोरी के एक मामले में एक युवक को पुलिस थाने लेकर आई थी और हिरासत के दरमियान उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। और इस मामले में अब देखिए बड़ा एक्शन लिया गया है। खेतड़ी थाने में युवक की मौत मामले में यह एक्शन लिया गया है कि करीब 3 पुलिस थानों के पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, इस खबर में बड़ा एक्शन लिया गया है, 3 पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है। जी, मैं आपको बता दूं कि खेतड़ी थाने में एक चोरी के प्रकरण में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए युवक की रात को मौत हो गई थी और उस मामले में अब बड़ा एक्शन है वो देखने को मिला है। खेतड़ी थाने के जो 33 पुलिसकर्मी हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही निजामपुर मोड़ चौकी के जो पुलिसकर्मी है उनको भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। और जो आपको बता दूं कि एक करमाड़ी गांव में गंवार के 220 कट्टे चोरी हुए थे। उस प्रकरण में दीपक मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पूछताछ में दीपक मीणा ने वो पप्पू मीणा का नाम लिया था, जिसके बाद पुलिस ने वो पप्पू मीणा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। रात को करीब 10:30 बजे पप्पू मीणा की हवालात में तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद उन्हें खेतड़ी के उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर आधे घंटे तक चिकित्सकों ने उनका उपचार किया, मगर उनकी हालात बिगड़ती गई। इसके बाद उन्हें झुंझुनू के राजकीय बीडी के जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। इसके बाद एसपी शरद चौधरी हैं वो अस्पताल पहुंचे थे और पूरे मामले की जानकारी ली थी और जो मृतक का शव है वो बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों ने इस पूरे मामले में जांच की मांग की थी और इस पूरे मामले में अब ये एक्शन देखने को मिला है कि पुलिस कर्मियों को वो लाइन हाजिर कर दिया गया। जी, तो मतलब पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया। मान ले कृष्ण कि इसमें पुलिस की ही भूमिका संदिग्ध है क्या? पुलिस की वजह से ही तबीयत बिगड़ी? और हाँ जी, पूरा थाना और निजामपुर मोड़ चौकी के 3 पुलिसकर्मी यानी कि 33 पुलिसकर्मी और अधिकारी हैं, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। पंजाब में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया था कि पंजाब में 30 से 32 बम हैं जो फटने वाले हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया था जब जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। देखिए रिपोर्ट। ਮੈਨੂੰ पता लगा 50 ਬੰਬ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ? बयान पर फंस गए प्रताप सिंह बाजवा।
बम वाले बयान पर बाजवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भगवंत मान का बयान, देश विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले प्रताप सिंह बाजवा अपने उस बयान को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं, जिस बयान में उन्होंने पंजाब में बम होने का जिक्र किया था। बाजवा के दावे पर पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। इस दौरान उन्होंने अपने सोर्स की जानकारी देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मैंने ये बात कही थी, मुझे किसी इंटेलिजेंस के मेरे सोर्स ने, वो कहाँ का सोर्स है मैं बता नहीं सकता, उन्होंने मुझे ये वार्न किया था कि बहुत सारे इधर ऐसे बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई 18 चल चुके हैं, कोई 30-32 चलने वाले, और आप क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में हो और आपका परिवार ऑलरेडी टेररिस्ट विक्टिम रह चुका है, आप मुहतात रहिए, क्योंकि जिन पर अटैक हुआ वो एक सेंट्रल पार्टी से हैं। अगर उन पर अटैक हो सकता है, आपको प्रोटेक्शन तो ना सेंटर की या ना सूबे की। जो ये ढूंढने की बात कर रहे हैं, विच हंटिंग की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। सो आई होल्ड माई ग्राउंड, आई हैव सेड वेरी क्लियरली, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील माई सोर्सेज। ये इंटेलिजेंस तो आप रिस्पॉन्सिबल है इन बातों का। आपको पता होगा इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स पर आज से साल पहले या 1.5 साल पहले खुद रॉकेट लॉन्चर का अटैक हुआ, इनको खुद नहीं था पता। इनके जितने हमारे बॉर्डर के पुलिस स्टेशन हैं सभी पर ग्रेनेड अटैक्स हो चुके हैं, इनको किसी बात की कोई इतला नहीं थी। आज भी बहुत सारे वेपन मिल रहे हैं। तो मैं इतनी बात ही कहना चाहता हूं, सुचेत रहें। प्रताप सिंह बाजवा के बम वाले बयान पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर उनके पास बम की सूचना थी तो पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बाजवा बताएं कि पाकिस्तान से उनके पास कौन सा कनेक्शन है। अगर वो सोर्स की जानकारी नहीं देंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का हाथ देश विरोधी ताकतों के साथ। सीएम मान के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान से किसका कनेक्शन है ये सबको पता है। बाजवा साहब ने पूछना चाहना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 18 ਚੱਲ ਗਏ, 32 ਰਹਿ ਗਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ना ही देश दी इंटेलिजेंसी ने कोई खबर इस तरह दी साडे नाल शेयर की है। जिसके पिता ने शहादत दी हो, खुद के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, जिसकी उम्र 68 इयर्स की हो, वो आज के तो नहीं है पंजाब के अंदर। पाकिस्तान के साथ कनेक्शन हो तो लोगों को पता चल जाता। मान साहब के कहने से क्या होगा? मान साहब तो कहेंगे कल कहीं इनके तो भाई ISI से कनेक्शन है। मान साहब तो कुछ भी कह सकते हैं, आजकल तक उस गद्दी पर हैं जिसकी आवाज जोर से सुनाई देती है। तो मेरे कहने का मतलब पाकिस्तान से किसके कनेक्शन है या नहीं है ये जनता सब जानती है। सवाल फिर उठे, क्या कर प्रताप सिंह बाजवा को बम होने की जानकारी कैसे मिली? बहुत संवेदनशील है, क्योंकि एक ये देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मामला है। उनको ये इमीडिएटली पहले भी बताना चाहिए था कि ये जब 50 ग्रेनेड आ रहे थे तो उस समय ही बताना चाहिए कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि देश के हित में दिस इज इन द नेशनल इंटरेस्ट कि बोलो कि ये बम आए हुए हैं, कौन लेकर आ रहा है, कहाँ वो रख रहे हैं, कहाँ पर फेंक रहे हैं। ये उनके पास जानकारी थी तो उसने जानकारी जो छुपा ली तो बहुत बड़ा अपराध किया। ये तो नहीं होना चाहिए ना। पंजाब में 50 बॉम्ब आए, 18 चल चुके हैं और 32 लाइव बॉम्ब्स पड़े हैं, जिससे पता नहीं कितने ही मासूमों की जान जा सकती है। क्या ये बयान बड़ा नहीं है? क्या ये इशू बड़ा नहीं है? ये इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी है एक चैनल के ऊपर बैठ के, ना ये 32 लाइव बॉम्ब
इस टाइम पंजाब में पड़े हुए हैं, ना मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर भगवंत मान के पास है, ना पंजाब पुलिस के और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है, तो बाजवा साहब के पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? अब आपको बताते हैं कि पंजाब में बम को लेकर सियासी संग्राम कैसे शुरू हुआ और क्यों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दरअसल 7 अप्रैल को बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सैदुल अमीन को गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच में यूपी के रहने वाले सैदुल अमीन का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा। दावा किया गया कि सैदुल ने पाकिस्तान में आईएसआई के इशारे पर बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला किया था। पुलिस ने बीजेपी नेता के घर पर हुए धमाके पर एक्शन लिया। आरोपी पकड़ा गया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब में बमों को लेकर बड़ा दावा कर दिया और अब इसी दावे पर बाजवा कानूनी शिकंजे में फंस गए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा और पार्टी के आला नेता अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिमों का पार्टी से जुड़ाव बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी के ही कुछ नेता अपने बयानों से इन कोशिशों पर पानी फेर देते हैं। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ऐसे बयानवीरों को फटकार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। बयानबाजों पर मदन राठौड़ का प्रहार। कई नेता कर रहे गलत बयानबाजी, रोक रहे बीजेपी का मुस्लिमों से जुड़ाव। समझदार दुश्मन से नादान दोस्त खतरनाक। बीजेपी के 7 मोर्चों में से एक मोर्चा है अल्पसंख्यक मोर्चा। यह मोर्चा कहने को तो अल्पसंख्यकों के नाम से जाना जाता है, लेकिन खास तौर से मुस्लिम समुदाय को बीजेपी से जोड़ने के लिए काम करता है। अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी की ओर से मुस्लिम समाज के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के जरिए मुसलमानों को पार्टी से जोड़ता है, जिसमें ज्यादातर मुसलमान समाज के ही लोग पदाधिकारी होते हैं। अब चूंकि बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते हैं, इसलिए पार्टी के आला नेता मुस्लिम विरोधी छवि से बाहर निकलना चाह रहे हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में ईद पर पीएम मोदी की ओर से कमजोर तबके के मुसलमानों को सौगाते मोदी के रूप में राशन किट बांटी गई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के मुस्लिम मोर्चा को मुस्लिम समुदाय के लोगों का ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जुड़ाव बढ़ाने का टास्क दिया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा की कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही हैं, लेकिन इस बीच पार्टी के दूसरे नेताओं की बयानबाजी मोर्चे के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। माननीय मोदी जी की योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं और लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और जिस तरह की बयानबाजी हमारे नेता कुछ इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं, जिसमें समाज में हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी नेताओं की इस बयानबाजी से खासे परेशान हैं। राठौड़ कहते हैं कि समझदार दुश्मन से नादान दोस्त खतरनाक है। उस वर्ग को भी, अल्पसंख्यक समाज को भी हम साथ जोड़ने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण कोई भी व्यक्ति जो पूरी समझ नहीं रखता और कुछ भी स्टेटमेंट दे दे और हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। तो मैं सोचता हूँ कि किसी को भी पूरा समझ लेना की ज़रूरत है। हमारी विचारधारा को पूरा समझे, हमारी कार्य प्रणाली को पूरा समझ ले, उसके बाद ही हमारे लोगों को भी पूरा समझने के बाद स्टेटमेंट देना चाहिए। कभी भी ये छोटा ना समझी से ये इसे एक शब्द में कहूँ कि समझदार दुश्मन से नादान दोस्त ज़्यादा खतरनाक होता है। करे कोई भरे कोई की कहावत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पर साकार हो रही है। अल्पसंख्यकों के मामले में बयानवीर नेता के बयान के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल और रिएक्शन में गाली गलौज तक मामला पहुंच जाता है। अभी वक्फ के बारे में जो आपने फैसला किया है, क्या नीयत है इस फैसले को करने की और क्या ज़रूरत है इस कानून को लाने की, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो जब आपके इस तरह की जब आप फैसले कर रहे हैं और मुस्लिम दुश्मनी में इतनी चीज़ें हैं, तो फिर भी उसके बावजूद भी आप ये तमन्ना करते हैं कि मुसलमान आपसे जुड़ेंगे, तो कैसे हो सकता है? ज़रूरत इस बात की है, अगर आप चाहते हैं वाकई आपके लोग आपके करीब आएँ और आपको अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कभी भी अल्पसंख्यक और दलितों के विकास की बात रही ही नहीं है।
और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जो कृत्य हैं, बयान हैं, उसमें दलित विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता स्पष्ट रूप से झलकती है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार की योजनाओं को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच जाता है तो लोग नेताओं की टिप्पणियों को लेकर नाराजगी दिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल तक कर रहे हैं। मोर्चा नेताओं को गाली गलौज और भद्दी भाषाओं में जवाब देते हैं। इससे मोर्चे के नेता खासे परेशान होते हैं। उनकी कोशिशें नतीजे तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए पार्टी के समझदार बयानबाजों को नसीहत दे रहे हैं। देखना है उनकी नसीहत पर कितने बयानबाज अमल करते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। अजमोक से बड़ी खबर है, करीब 73 लाख की नशे की खेप बरामद की गई है। डीएसटी और गार्ड पुलिस ने बड़े सप्लायर को पकड़ लिया है। 147.21 किलो गांजा और 108.76 अवैध भांग जब्त किया गया है। आरोपी जगदीश मीणा उर्फ सियाराम गिरफ्तार। आरोपी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से मादक पदार्थ लाता था, आसपास के जिलों में मादक पदार्थों की सप्लाई करता था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। जब्त मादक पदार्थ की बाजार कीमत 73 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 7 मामले दर्ज हैं। डीएसटी प्रभारी हरिमन मीणा के नेतृत्व में दौलतपुरा गांव में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस थाना गार्ड और डीएसटी टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई नशे के विरुद्ध की गई है, जिसमें कुल 147 किलोग्राम गांजा और 108 किलोग्राम जो है अवैध भांग जब्त की गई है। जो आरोपी है इसमें जगदीश है, इसका नाम जनरली बाबा के नाम से जाना जाता है और गांव इनका दौलतपुरा है, थाना गार्ड क्षेत्र से। शेखावटी में शादियों के सीजन में घोड़ी पर दुल्हन की बिंदौरी निकालना परंपरा बनती जा रही है। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे की कुल्हारियों की ठाड़ी निवासी महेंद्र सिंह कुल्हरी की बेटी अश्विनी की शादी के मौके पर खास बनाने के साथ ही बेटी को घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकाली गई। इसके साथ ही एक संदेश भी दिया गया कि बेटियों को बेटों के बराबर ही सम्मान का हक है। बिंदौरी में परिवार के सदस्यों ने जमकर डीजे पे डांस किया। और चलिए अब बात कोटा से बड़ी खबर की, जहां झाड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। जगपुरा गांव में आग लगने से यह हड़कंप मचा है। जगपुरा गांव की तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको, जहां जंगलों में आग लगा है। दरअसल शहर से सटे जगपुरा गांव में आग लगने से हड़कंप मच गया। गांव के पास जो झाड़ियां हैं उसमें और नौलाइयों में आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अग्निशमन विभाग की 2 दमकलों की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में गर्मी के दौरान आग लगने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है।